Good morning, students. This is Akhilesh Mishra from OMSA English High School. I hope you all are good in this pandemic situations. सभी लोग आप अच्छे होंगे, safe होंगे. As you know, from today we are going to start our online classes of 10th standard. So you have to attend the lectures every day regularly as per given timetable. आप लोगों को टाइम टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से आपको डेली क्लास को अटेंड करना है ऑनलाइन आपके घर पे स्कूल ऐप के थ्रू. And after finishing this chapter, if you have any doubt, you may ask your questions on your school app so that we will get back to you with your given answers. And every day आप लेक्चर्स अटेंड करोगे. आज हमारा पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है साइंस 2 से. साइंस 2 में फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. Heredity means what? Heredity is the transfer of biological character from one generation to another. हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके जो बच्चों में वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाया जीन्स. हमारे जीन्स के थ्रू हमारे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं. और इसका जो इन्वेंशन किया था हमारे ग्रेगोर मेंडल ने. ही इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में जो खोज की थी वो ग्रेगोर मेंडल थे. 1901 में म्यूटेशन थ्योरी को इवॉल्व किया गया ह्यूगो डी वेरिस के थ्रू, कि जो कैरेक्टर्स थे, जो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. बट वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा थोड़े से बदल जाते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट कैरेक्टर्स कभी कोई ट्रांसफ़र नहीं होते. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. ठीक है, सो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं. उस चेंजेस को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन. ठीक है. In 1902, paired chromosomes in the cell of grasshopper were observed by the वॉल्टर सूटन. वॉल्टर सूटन ने ये फाइंड आउट किया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. Until then it was not known to anyone. इसके पहले इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं. सबसे पहले पेयर किस में दिखाई दिए? ग्रासोपर्स में. उसके पहले और कहीं पे भी किसी भी चीज़ में दिखाई नहीं दिए थे. ठीक है. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved the genes are carried out by chromosomes, through which 1944 all living organisms except virus have DNA. DNA जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है एक्सेप्ट वायरसेस में डीएनए नहीं होता. बाकी सभी लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं. ठीक है. It is proved by the triads of scientists Oswald Avery, Macklin McCarthy and Colin MacLeod. इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस चीज़ का पता लगाया था. In 1961, a model was proposed for process of protein synthesis with the help of DNA by Francois Jacob and Jack Monade. इन दोनों साइंटिस्ट ने 1961 में ये पता किया कि डीएनए से जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सबको पता है कि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है. ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से राइबोज बनेगा और राइबोज से प्रोटीन बनता है. इनडायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन बनता है. ठीक है. देन हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक है. So what do you mean by transcription, translation and translocation? So information about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is called central dogma. हमारी बॉडी में सभी को पता है कि प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो जब हमारे बॉडी को जितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो हमारा जो जीन होता है डीएनए वो उसको सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है. मतलब जितना प्रोटीन आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को उतना ही प्रोटीन वो बनाएगा, उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं बनेगा. ठीक है, मतलब एक्सेस प्रोटीन नहीं बनता. जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही बनेगा. और इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? डीएनए करता है थ्रू आरएनए. डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से राइबोज और उसके बाद फिर उससे प्रोटीन बनेगा. इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा. प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज ट्रांसक्रिप्शन. जो आरएनए बनता है हमारे बॉडी में उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. तो डेफिनेशन आप याद कर लोगे. प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन.
The code for each amino acid consists of 3 न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जो आपने डीएनए देखा होगा, एक मिनट, आपको डीएनए का स्ट्रेंथ, आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस इज व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं. यहाँ पे इसका जो इन्वेंशन था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेड एन इम्पॉर्टेंट contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. As per the message of RNA, amino acids are supplied by the tRNA for this purpose. mRNA जो होता है वो मैसेंजर RNA होता है, और जो tRNA होता है वो ट्रांसफर RNA होता है, ठीक है. tRNA has a anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया. प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation. The ribosomes keeps on moving from one end to mRNA to the other end of distance of one triplet codon. This is called ट्रांसलोकेशन. जो यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आरएनए जो ट्रांसफ़र होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड tRNA, ठीक है. दैट इज़ व्हाट ट्रांसलोकेशन. जो tRNA के थ्रू जो मैसेज हमारे पास होते हैं हमारे बॉडी में, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है. The protein control various function in the body of living organisms and their appearance too. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेल के फंक्शन होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स होंगे, इन सबको कौन मैनेज करता है? डीएनए, ठीक है. तो हमारे जितने भी डीएनए के जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, या उनके स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके जो भी फंक्शंस होंगे, उनके जो अपीयरेंस होंगे, इन सभी को हमारे डीएनए कंट्रोल करते हैं. Sometime any nucleotides of genes change its position that cause of minor changes which is nothing but the mutation. तो मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारे जीन्स में चेंजेस होते हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र कैरेक्टर में जो चेंजेस आते हैं, उसमें छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो कंटिन्यू ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं. मतलब देखो, पहले हमारे जो इंसिस्टर थे वो कौन थे? चिंपैंजी, ठीक है. आज हम उनसे ही इवॉल्व हुए हैं. मतलब चिंपैंजी से लेकर के ह्यूमन तक का जो सफ़र था उससे कहते हैं म्यूटेशन. मतलब धीरे 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 उनके अंदर एक चेंजेस आता गया और फिर हमारा इन्वेंशन हो, मतलब हम लोग आए, ठीक है. Then evolution. What do you mean by evolution? Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. All the stage in change occur in various components ranging from the stars and planets in space to the biosphere presence on the earth surrounded should be included in the study of evolution. Formation of a new species due to change in specific character of a several generation for living organisms as a response to natural selection is called as evolution. तो जैसे कि उनके अंदर चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आए, चिंपैंजी से लेकर के ह्यूमन तक का जो चेंज हुआ, धीरे पहले जो चीज़ें थी वो आज एक डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब जो डेवलप होता है चीज़, डेवलप होने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन. सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
living organisms as response of a natural selection is called evolution. Around 303.5 billion year ago, life had been non-existent on Earth. हमारे पास जो अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ नहीं थी हमारे अर्थ पे, ठीक है. So the first primitive type of cell may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compounds. There may have been some difference among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. Then again we'll come to evidence of evolution, morphological evidence, anatomical evidence and vestigial organs. अब morphological evidence क्या होता है? यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा. Morphological evidence, which various similarities like structure of mouth of animal and leaf shape in a plant indicate that there are some similarities in those group, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. हम इनको देखकर हमें ये पता लगता है कि जो इनके एंसेस्टर्स होंगे, एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज, हम सभी लोग अपने पूर्वजों की तरह दिखते हैं, ठीक है. मतलब हमारे पूर्वज भी हमारी तरह ही दिखते होंगे, आपके दादा परदादा जो होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंसेस्टर. तो जो इनके एंसेस्टर थे ये इनकी तरह सेम दिखते थे, ठीक है. मतलब हम जैसे दिखते हैं आज वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स थे. सो इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं. उनके भी जो बॉडी पार्ट्स थे, आँख होते थे, उनके नाक थे, उनके कान थे, मतलब जो भी चीज़ें थी, वॉट एवर चेंजेस इज देयर, जो भी आज हम जैसे दिख रहे हैं, जो हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं वो उनके अंदर भी रहे होंगे. सो दीज आर दी सिमिलैरिटीज़, वेरियस सिमिलैरिटीज़. उनके माउथ के पोजीशन, आइस के पोजीशन, स्ट्रक्चर्स, नोस्ट्रिल का जो स्ट्रक्चर है, एयर पीना, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन द animal, whereas similarities in characters like leaf shape, leaf manitions, leaf petals, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarities in those group, and hence it proves that their origin must have same and must have common ancestors. ठीक है. तो इससे पता चलता है कि उनके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर भी यही सारी चीज़ें रही होंगी और वो उसी एंसेस्टर्स के पूर्वज उनके रहे होंगे जो जैसे वो अभी हैं. एनाटॉमिकल एविडेंस, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन and foreleg of ox, flipper of whale and patagium of bat. Similarly, use of each of those structures in respective animals. However, these similarities in structures of bone and bony joints in organs of each of those animals, these similarities indicates that those animals may have common ancestor. तो हमारे उनके बोन्स को देखकर हमें पता चलता है कि जो उनके एंसेस्टर रहे होंगे वो सेम थे, ठीक है. मतलब उनके जो पूर्वज थे वो सेम थे जैसे अब हम हैं, बट उनका धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस कैसे आया, जो डेवलपमेंट हुआ, उनके जो इवोल्यूशन में चेंजेस आए, मतलब उनके कैरेक्टर में चेंजेस हुए, उनके साइज स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए इवोल्यूशन के कारण. इसके वजह से इनके जो अब के जो पार्ट्स हैं वो कुछ अलग दिखते हैं, पहले वाले कुछ अलग थे, ठीक है. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जिस ऑर्गन का हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है. जैसे कि आपको पता है पहले चिंपैंजी के टेल्स हुआ करते थे, पर जब टेल्स का यूज़ ही नहीं होगा, जिस चीज़ की हम यूज़ नहीं करते, जिस भी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं. एंड वंस अगेन वो क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे. सो डीजनरेट और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. मतलब वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट इन
of a new tissue or organ for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo a gradual changes. Mostly a specific structure in a body is useful under certain situation. However, same structures under different situation may become useful or useless or even harmful. Such structures being to be degenerate under such situation. As per the principle of natural selection, it takes thousands of years for the structure to disappear. बट इसको काफ़ी समय लग जाता है, thousands of years लग गए उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन के डिसअपियर होने में. ठीक है. Such organs are seen in different phase of disappearance in different animals. Such organs through non-functional in certain organism. It may be functional in other organism, that is it is not vestigial in other organism. तो it is not compulsory कि जो ऑर्गन हमारे लिए यूजलेस है वो किसी और के लिए भी वो हर किसी के लिए यूजलेस होगा. कुछ एनिमल उसका यूज़फुल भी होता है कुछ एनिमल्स में, जैसे कि आप अभी मंकीज़ को देखते हो, उनके लिए टेल की ज़रूरत है, उनको टेल का यूज़ होता है, इसलिए उनके पास टेल है. ठीक है, हमारे पास नहीं होता है बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. देन अगेन अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस इन ह्यूमन बट यूजफुल function organ in ruminants. Similarly, muscles of ear pinna which are useless to human are useful in monkey. monkey में भी यूज़फुल होता है ईयर पिना, जो हमारे कान के बगल में जो एक ऐसा एक आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है उसको ईयर पिना कहते हैं. उसकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है बट मंकीज़ में उसकी यूज़ होती है, मंकी में वो चीज़ें यूज़ होती है. वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल बोन, wisdom teeth and body hairs are present in the body of human being. ये सारे हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे लिए इसका कोई यूज़ नहीं होता है. विजडम टीथ जो होता है हमारे पास, जो माउथ में आपके एकदम कॉर्नर वाला जो टीथ होता है उसका भी कोई यूज़ नहीं होता हमारे में, मतलब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो होता है. कुछ अनयूज चीज़ें भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट which organisms existed millions of years ago. How can we tell this? मतलब काफ़ी साल पहले कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे मिलियंस ऑफ ईयर अगो, वो कैसे वो थे, तो हमें कैसे पता चलता है, मतलब हम कैसे जानते हैं कि आज से पहले 100 साल पहले डायनासोरस थे. ठीक है. सो नाउ दिस सीक्रेट्स हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ. हम अर्थ के अंदर उनके जो अवशेष पाए जाते हैं. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. कुछ एविडेंस हमें हर धरती में अर्थ के अंदर मिलते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमसे 100 साल पहले या फिर मिलियंस ईयर्स अगो पहले कि वो एनिमल्स वहाँ पे एग्जिस्ट थे. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट buried due to the disaster like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organisms remains preserved underground. ज़मीन के अंदर वो सारे उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे, इम्प्रेशंस थे, ठीक है, रेमिनेंट्स थे, वो पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल. इसको फॉसिल कहते हैं. स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इवोल्यूशन. जो हमारे जो इसकी स्टडीज जो करते हैं उसके लिए इवोल्यूशन में जो चेंजेस आए, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, उसके स्टडीज़ में हमें इनके जो पार्ट्स होते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं. तो आज हम इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय. और नेक्स्ट लेक्चर आपका कल होगा सेम टाइम पे. ठीक है. सो सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे कल, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे इसमें तो आप उसको पूछ सकते हैं. आप अपने स्कूल ऐप पे आपको उसके आंसर्स वहाँ पे दिए जाएंगे. थैंक यू.
for watching this video.